नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला के बागों से अधिक फलोत्पादन लेने की तकनीक। नौरंगा फूल के अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक कार्य। आंवला की बागवानी अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और इन बागों से आने वाले समय में अच्छी फलत मिले, इसके लिए आपको बाग में कुछ जरूरी कार्य को करना आवश्यक है। तो आंवला के बाग में कौन कौन से कार्य को करें, इस पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच हैं एक प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। भूमिगत पानी दिनों दिन नीचे जा रहा है, तो इसी को देखते हुए हमने आज से करीब 15 साल पहले ये बागवानी का सोचा था। क्यों बागवानी के जो भी पौधे होते हैं उसमें पानी की जरूरत बहुत कम होती है बाकी खेती के बजाय। आंवले के बागों में अक्सर अनचाहे खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इतना ही नहीं, ये खरपतवार कीट और रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि बागवान भाई समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक आंवले के फल मिलेंगे। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। आंवले के पौधे का रखरखाव जो जब इसकी फल की तुड़ाई हो जाती है दिसंबर या जनवरी में, उसके बाद हम इसके रखरखाव का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फरवरी से। कि तो घास फूस वगैरह जितना भी है वो सबको निकाल देते हैं और उसके बाद में प्लान करके ज़मीन को और चारों तरफ पौधे के चारों तरफ हम ठावड़ा बनाते हैं। ठावड़ा बनाकर उसमें गोबर का खाद डालते हैं करीब 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से, और उसके साथ साथ सुपर फास्फेट खाद डालते हैं, थोड़ा पोटाश डालते हैं। सुपर फास्फेट 1 किलो के करीब डालते हैं और पोटाश हम करीब 250 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालते हैं। और उसके अलावा हम करीब 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर जो आता है 6 एलिमेंट, वो डालते हैं। तो डालकर फिर उसको ज़मीन में अच्छी तरह से मिक्स करके ठावड़ा बना देते हैं। जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई, जो कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर आंवले की बागवानी करके कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई सिंचाई जल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। ठावड़ा बनाने के बाद में उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी थोड़ा बहुत चलाते हैं। बाकी ज़्यादा पानी चलाने से उसका फल जो है मरने की समस्या होती है। तो पौधा जिंदा रहे बस इतना हम उसमें हल्का सा पानी देते हैं ड्रिप के माध्यम से, बाकी ज़्यादा नहीं देते हैं उस वक्त। और जब फ्लावरिंग चालू हो जाती है मार्च अप्रैल में, तब तक हम पानी बिल्कुल उसमें बंद करके रखते हैं। और जैसे इसमें फ्लावर का जो पंखुड़ी होती हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं या पूरी गिर चुकी होती हैं, और जो फ्रूट का दाना है वो अच्छे से बन जाता है। उसके बाद में हल्का सा पानी हम उसमें स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्के। फिर हम अप्रैल और मई जून में थोड़ा थोड़ा पानी स्टार्ट कर देते हैं। फिर जुलाई से बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो इतने पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में दिसंबर तक हम अच्छा खासा पानी देते हैं। बरसात हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अलग से उसमें पानी देना होता है, तो उसमें फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी आती है। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं
उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। तो ये बागवान भाई कैसे करते हैं आंवले के बाग की सुरक्षा, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। जब फ्लोरिंग का समय होता है तो उस वक्त उसमें एक मिलीबग नाम का कीट आने की थोड़ा सा संभावना हो जाती है और आता भी है। तो उसके लिए हम प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन नाम की एक दवाई आती है, तो उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। उसके साथ में थोड़ा बहुत हम फंगिसाइड कार्बनिजम मैनकोजेब वगैरह उसमें डाल देते हैं, तो फ्रूट के डैमेज होने की समस्या उसमें ख़त्म हो जाती है। और जो पौधा होता है उसके चारों तरफ नीचे भी ठावड़ी पर भी हम उसी केमिकल का थोड़ा छिड़काव करते हैं, तो उसका भी हम हाथों हाथ इलाज कर देते हैं। तो वो एक स्प्रे तो कीटाणुनाशक होता है और दूसरा एक स्प्रे और करते हैं जिससे फ्लावरिंग वगैरह में अच्छे से उनकी फ्लावरिंग सेट हो। तो उसके लिए हम एक तो बोरोन काम में लेते हैं और दूसरा जिंक जो होता है उसको मिक्स करके उसका एक स्प्रे मारते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग वगैरह अच्छी से पौधे की सेट हो जाती है। और जब फ्रूट पककर तैयार हो जाता है तो फिर हम इसको या तो व्यापारियों को बेच देते हैं खड़े के खड़े को, या फिर उसके बाद में हम खुद उसमें तुड़ाई करते हैं और उसकी ग्रेडिंग करके और फिर मार्केट में बेचते हैं, तो उसका अच्छा खासा पैसा भी मिलता है हमें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अनेक किसान भाई नौरंगा फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से नौरंगा की फसल कमजोर हो जाती है और फूल उत्पादन में कमी आने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप नौरंगा फूल की फसल में कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ प्रांजल सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके समक्ष पुष्पों की खेती के संबंध में चर्चा करते हुए एक ऐसे पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अभी हमारे फसल के हेतु गर्मियों में एक इकलौता कहा जा सके ऐसा पुष्प है। ये सारी गर्मी हमें पुष्प उत्पादित करके देता है। इसका नाम है नवरंगा, जिसे हम गैलार्डिया के नाम से जानते हैं। गैलार्डिया नवरंगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बहुत आयत रूप से कमर्शियल कल्टीवेशन की जाती है इसकी। किसान भाइयों, नौरंगा फूल की फसल से अधिक और अच्छे फूलों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग कर नौरंगा की फसल में सिंचाई किस तरह से करना है, आइए जान लेते हैं।
इसी कड़ी में अगला जो हमारा कर्षण क्रियाओं में आता है खरपतवार नियंत्रण। गलाडिया के पौधों में कुछ खरपतवार के आ जाने से उनमें प्रकाश, पोषक तत्व, जल हेतु प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे पौधों के वृद्धि और विकास को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें समय समय पर गलाडिया की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु यांत्रिक क्रियाओं का, कर्षण क्रियाओं का प्रयोग करते रहना चाहिए। इसके लिए हम खुरपी, हसिया या फावड़े की सहायता से इसमें जो खरपतवार उगते हैं उन्हें निकालते रहना चाहिए। पोषक तत्वों की उपलब्धता का भी विशेष ध्यान रखना होता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता हेतु हम इन पौधों में 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर पौधे फ्लावरिंग के स्टेज में है तो उसमें 052-34 का अपन 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो बहुत हमें अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। इसके अलावा भी हम टॉप ड्रेसिंग मेथड से अगर पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रदान करना चाहें तो इसके लिए हमें 100 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 ग्राम सल्फर का पौधों से दूर 6 इंच की दूरी पे हम गुड़ाई करके इन पोषक तत्वों को पौधों को दे सकते हैं। और उसमें विशेष रूप से टॉप ड्रेसिंग में खाद देने के बाद उसमें हल्की सिंचाई जरूर करें, जिससे वो पोषक तत्व पौधे को प्राप्त हों। गलाडिया की फसल में अगली जो क्रिया पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है वो होती है पौधों की सिंचाई। पौधों की सिंचाई के लिए हमें इनमें अगर हम फ्लड सिस्टम से पानी दे रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंतराल में, और अगर हम ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कर रहे हैं तो प्रतिदिन 1 घंटे के सिंचाई से ये पर्याप्त मात्रा में पौधों को जल प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधे की मांग और मौसम के अनुरूप हमें सिंचाई करनी चाहिए। पौधों की सिंचाई के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि कहीं जहां हमारी फसल लगी है वहां जल का भराव तो नहीं हो रहा है, नहीं तो ये फसल खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, नौरंगा की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका नियंत्रण कर फूलों की तुड़ाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अगर हम गलाडिया के पौधों में फसल सुरक्षा की बात करें तो इसमें विशेष रूप से जो कीट पाए जाते हैं वो है रस चूसक कीट। रस चूसक कीटों के प्रबंधन हेतु हम 5 ml नीम तेल प्रति लीटर वाटर में घोलकर इसे सिंचाई करते रहें 10-10 दिन के अंतराल में, या फिर अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहें तो एसीफेट या इमिडाक्लोरोपिड का हम इसका घोल बनाकर सिंचाई करते रहें 15-15 दिन के अंतराल में। अगर रोग की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का भी अटैक देखा गया है। पाउडरी मिल्ड्यू के रोकथाम हेतु हमें इसके लिए पहले तो सीड ट्रीटमेंट करके हमें पौधे का लगाना चाहिए। उसके बाद भी अगर इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक दिखाई दे तो हमें इसके लिए इसमें बावेस्टिन या फिर अपना रेडोमिल हो गया, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे करके हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी तत्व का जब भी हम छिड़काव करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये छिड़काव हम शाम के समय करें। गलाडिया की खेती में जो हमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, ये हमें अच्छे उत्पादन के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें निरंतर तुड़ाई करते रहें, क्योंकि हम इसमें जितनी तुड़ाई करेंगे उतने अधिक पुष्पों का उत्पादन होगा तथा साथ ही साथ हमें अच्छा लाभ होगा उससे। तो किसान भाइयों, मेरी द्वारा दी गई इन छोटी छोटी जानकारियों का आप उपयोग करके गलाडिया की खेती में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। छूट ना जाए ये सुनहरा मौका, हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। आम की फसल में फलों को गिरने से रोकने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 15 दिनों के अंतराल पर NNA 20 से 25 मिलीग्राम और प्लेनोफेक्स 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जैसिड कीट की रोकथाम के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या 500 मिलीलीटर नीम का तेल या एसेफेट 75%, SP 15 ग्राम या इमिडा क्लोरोपिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में सिंचाई करते रहें। परिपक्व फलों की तुड़ाई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बैगन, टमाटर, मिर्च एवं कुसमांड कुल की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। किसानों के खेतों में मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडा क्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मी के दिनों में हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ज्वार और बाजरा की बुआई करें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दोपहर के समय पीने का पानी दें और छाया में पेड़ों के नीचे बांधें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन आहार के साथ और हरे चारे के साथ मिलाकर दें। मिर्च व टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग होने की संभावना है, अतः इसके लक्षण दिखाई देते ही रोग नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में परिपक्व फसल की कटाई के बाद शेष फसल के अवशेषों को जलाए नहीं, बल्कि पिलाऊ, केंद्रीय हल, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा चापर, रोटावेटर एवं कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी में फसल अवशेषों को अच्छी तरह से मिला दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर के कृषक सत्येंद्र कुमार ने। आप डेयरी पशुओं को लू से बचाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो सत्येंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
जी हाँ किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग पशुओं में लू लगने की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी किसी किसी जगह पे आप देखेंगे 35-36 डिग्री यहाँ तक कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान छू रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं को लू लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.8 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। हीट स्ट्रेस के दौरान गायों में सामान्य तापक्रम बनाए रखने के लिए खान पान में कमी, दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट, दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अपने शरीर के तापमान को गर्मी में भी सामान्य रखने के लिए पशुओं की शारीरिक क्रियाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों अगर देखेंगे हम तो लू लगने की जो मुख्य लक्षण है, सबसे पहले हमको उन सब पे ध्यान देना होगा ताकि हम आसानी से पहचान कर सकें कि हमारे पशुएं लू से ग्रसित हो रही हैं या जो गर्मी का प्रभाव है या समर स्ट्रेस जिससे कहते हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम सभी को एक साथ अगर बात करें, देखिएगा हमारे जो पशु हैं, लू से जो ग्रसित पशु हैं या लू लगने की संभावना जिसमें संभावना दिख रही है, वो शेड में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। मतलब जहाँ पर छाया है वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। सांस की दर थोड़ी बढ़ जाती है, बार बार सांस लेते हैं, छोटा सांस लेते हैं पर सांस बार बार लेते हैं। पल्स रेट उनका बढ़ा हुआ रहता है, हालांकि ये बाहर से देखने से पता नहीं चलता, जब तक आप छू के नहीं देखेंगे पल्स रेट पता नहीं लग पाता है। जो खाने की जो आहार है उनकी 24 घंटे की जो आहार है उसमें काफ़ी कमी आती है। विशेष करके जो हम सूखा चारा देते हैं उन सब के आहार में काफ़ी कमी कर देते हैं। उत्पादन में कमी होती है। मुंह से लार, अनावश्यक मुंह से लार टपकने लगता है। थोड़े मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करते हैं। पशुओं में गाय भैंसों को तापघात से बचाने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि पशुओं को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। तो प्रबंधन कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हाउसिंग मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। इस तरह से हम कई पहलुओं को छूकर इस गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले आवास में हम परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम सब में एक थंब रूल की तरह बात करते हैं कि हमारे जितने जो खिड़की, दरवाजे या जो वेंटिलेशन के लिए हम जगह छोड़ रखे हैं उन सबों से हमारे जो बाहर का जो गर्म हवा का झोंका चल रहा है ये सीधी तौर पर हमारे पशु आवास में न आ पाए, इसका पहला ध्यान देना है। नेक्स्ट में दूसरा आपके ऊपर छत पर ध्यान देनी है। अगर आप बिल्डिंग बना रखे हैं, मतलब कंक्रीट का छत बना हुआ है, तब तो बहुत परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो किसान भाई एस्बेस्टस या टीने का चदरा का बना रखे हैं या जो किसान भाई खुले में रखते हैं, उन सबों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। जैसे अगर पुआल आपके पास उपलब्ध है, फटे पुराने कपड़े हैं, बोरे हैं या फिर बांस वगैरह के बने ये जो छत होता है वो सब मिलता है, तो आप इन सबों को ऊपर में ज़रूर फैला दें जिससे सूरज की किरणें आपके जो चादरें हैं उनको पूरा तरह से गर्म न कर पाए। अगर पेड़ के नीचे जो किसान भाइयों के पास शेड नहीं है ऐसे रखते हैं, तो उन सबों में अभी सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप घना छायादार पेड़ के नीचे अगर पशुओं को दोपहर में रखने की व्यवस्था कर पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे स्थिति में उस छाँव में पशु काफ़ी आरामदायक स्थिति में रहते हैं। लेकिन जो किसान भाई इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से शेड में रख के फार्मिंग कर रहे हैं, इन सबों की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम वेंटिलेशन के लिए फ़ैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हाई स्पीड फ़ैन आते हैं या फिर मिस्ट वाले फ़ैन जो मिस्ट पैदा करते हैं उस तरह के फ़ैन आते हैं। साथ साथ आप एक बार सभी पशुओं को छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, मतलब बौछार, पानी की बौछार से भी भिगाने की व्यवस्था अगर कर पाएँ तो वो भी अच्छा रहता है। पर ये आपको 2-3 घंटे के अंतराल में करना होगा। तो पानी कोशिश करें कि आप कम से कम दिन भर में 5-6 से 6 बार अवश्य बदलें। एक बार अगर पूरा पानी आप भर देते हैं पीने के लिए दिन भर का, तो उससे जानवर अपने पूरी क्षमता जितना पानी की आवश्यकता है वो नहीं लेते हैं और इससे आपका दूध उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट में हम आते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पर। ये बहुत
अहम भूमिका निभाता है। इस स्थिति में हम दुधारू पशुओं को दूध के साथ साथ उसकी जो बैलेंस डाइट संतुलित आहार है इसको बनाए रखना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। नहीं तो हम विशेष करके संकर पशुओं में उसके क्षमता के अनुसार जितने दूध उत्पादन होती है उसको नहीं ले पाते हैं। इसके साथ जो कॉमन सॉल्ट है उसकी थोड़ी मात्रा आप बढ़ा दें। कॉमन सॉल्ट के साथ साथ मिनरल मिक्सचर की मात्रा को भी आप, जैसे जनरली हम लोग 2% तक देते हैं,